तो आज मैं और मेरी श्रीमती जी आए हैं हम टाउन हॉल में। आज एक थिएटर है जिसमें एक्ट करेंगे मेरे भतीजे जो कि बीकानेर से आए हैं। पूरी उनकी टीम है और आज उनका थिएटर प्रोग्राम है। वो थिएटर करते हैं, हालांकि थिएटर के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं अंदर और सामने देखें आप, ये बॉलीवुड एक्टर है ओम शिवपुरी। तो राजस्थान संगीत अकादमी और जोधपुर तथा उत्तर पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ओम शिवपुरी नाट्य समारोह है जो कि ये चल रहा है। और बीकानेर का आज जो है वो थिएटर है। तो एंटर हम कर चुके हैं थिएटर में। तो ये देखें, ये हॉल का अंदर का व्यू है। अभी भीड़ कम है, हम जल्दी आए हैं। ये देखें, अंदर का एक व्यू दिखा दूं आपको। बाकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सभी ने, बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। तो आप भी देखिएगा, बने रहिएगा आखिर तक। अगर आप भी थिएटर के शौकीन हैं और ये वीडियो देखने के लिए रुके हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा। सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और ये जो नाटक है इसका शीर्षक काया में काया है। नाटक में दिखाया गया है कि आज़ादी के बाद आज के हालात में उक्त आंदोलनकारी अपने आप का आकलन जो है वो करते हुए आपको दिखेंगे, जो कि बहुत ही एक अच्छा संदेश भी होगा कि आज ये क्या महसूस करते हैं। तो पूरा ज़रूर देखिएगा आप। तो ये हॉल में आपको दिखा दूं। और जैसा मैंने कहा कि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस हुआ है, बेहतरीन रहा है। काफ़ी अच्छा लगा लाइव देखकर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। जब मैंने देखा तो वाकई में बहुत मेहनत होती है। इतनी लंबी स्पीच को याद रखना और कट टू कट बोलते हुए रहना तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत का काम है। तो चलिए आप देखिए और बने रहिएगा आखिर तक। आप लोग मुझे पहचानते ही हैं। हाँ, कुछ नई उम्र की फसल भी है, इसलिए बताना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये आजादी कैसे मिली। इन लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए। मैं गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा बापू। मेरा तो एक ही नाम रखा था माँ बाप ने, बाकी राष्ट्रपिता बापू आपके दिए नाम है। मैं आज यूं ही नहीं आया हूं देश की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर चर्चा करने के लिए। आपसे नहीं, उन लोगों से जिन्होंने जंग में आजादी में मेरा साथ दिया, विरोध किया, या कुछ कह लो जो कुछ मुद्दों पर मेरे साथ थे, जो कुछ मुद्दों पर ना इत्तेफाकी रखते थे। आपको इसलिए बुलाया कि आज की बातचीत के आप लोग गवाह रहे और कल के जज बस आते ही होंगे। लेट लतीफी तो हमारे संस्कार में आ चुकी है। हेलो मिस्टर गांधी। आइए कायदे आजम। भैया मिस्टर गांधी, कैसे याद किया? आपसे बात करना हमेशा ही वक्त बर्बाद करने जैसा लगा है मुझे। मगर मैंने नहीं माना। इस तरह हम कहीं पहुंच पाए क्या? ये बात मुझे पता है। ये आपने जो अपने इर्द गिर्द आभा मंडल बना रखा है, संतों जैसे काम, सच कहूं तो हमारे
हमारे बीच सियासत पर केंद्रित बातों में एक तरह से अड़ंगा ही था। मगर मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं संत हूँ। मगर आपके चेले तो आपको इसी रूप में देखते थे और प्रचारित करते थे। मुझे शिष्यों की, आपकी भाषा में कहूँ तो चेलों की आवश्यकता नहीं। आपको लगता है ये मैं जीत करूंगा? मैं सहयोगियों की जरूरत महसूस करता रहा और वे मुझे मिले। कुछ तो बहुत काबिल मिले। आपका क्या ख्याल है कायदे आजम? मेरे साथियों का और मेरा एक ही कॉमन गोल था, पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान। मेरा लक्ष्य तो सभी भारतवासियों के लिए स्वराज प्राप्त करना था और उससे भी बड़ा लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखना। आप सारे भारतीयों के लिए थोड़ी बोलते थे। ये मैं आप पर छोड़ता। भारत को अखंड रखने का मेरा लक्ष्य विफल रहा, परंतु भारत को बांटने की सफलता से आपको जीत जैसा ही एहसास होता है। संभवतः हम दोनों ही असफल व्यक्ति। आप चाहें तो अपने बारे में ऐसा कह सकते हैं मिस्टर गांधी, मेरे बारे में नहीं। वर्तमान में हम दोनों को भुला दिया गया। कैसे भुला दिया गया है? आपका चेहरा तो हिंदुस्तानी नोटों पर। हमारे करोड़ों हिंदुस्तानी गरीबी और करप्शन के शिकार, तो ऐसे में मुझे कागज के नोटों पर अपना खिलखिलाता चेहरा देख घृणा होती। परंतु आपकी तस्वीर भी पाकिस्तान में हर दफ्तर की दीवार पर नजर आती। हाँ, बस फ्रेम में जड़ के काम दी गई है, दीवार पर, सिर्फ दीवार पर। मैं आपको कायदे आजम कह रहा हूं, आपको अब तो बुरा नहीं लग रहा। आपको इस जुमले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मिस्टर गांधी, मैंने इसे नहीं गढ़ा है। महात्मा की ही तरह मैंने अपने आप को इस रूप में कभी नहीं देखा। खैर छोड़िए। हाँ, तो आप ये बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या पूछना चाहते हैं? कहा ना, आप जो चाहते थे यानी पाकिस्तान, वो मिल गया आपको। मेरी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। एक आजाद, न्याय संगत, अखंड भारत। हमने तो भारत को बढ़ते देखा और हमने पाकिस्तान की पैदाइश देखी। मगर अब तो वह खुशहाल देश नहीं लगता। तो क्या हिंदुस्तान खुशहाल है? मुझे लगता है मुझे अपना सवाल पूछ ही लेना चाहिए। इसके लिए आपको बुलाया। पूछिए मिस्टर गांधी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपसे बात करना हमेशा वक्त को बर्बाद करने जैसा रहा है मेरे लिए। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मेरी मृत्यु 3 गोलियां लगने से नहीं, एक गलत दिल जलने से हुई। सवाल मिस्टर गांधी। उन्हें मुझे राष्ट्रपिता का, मगर यह वह देश नहीं जिसका मैंने सपना देखा था। जनाब सवाल पूछिए, सवाल। ठीक किसी तरह मेरे साथी मुझे सुनने को तैयार नहीं। हिटलर की तरफ से चुनौती आई तब तक मैं संघर्ष करके और आपके साथ जुबानी युद्ध करके थक चुके। मिस्टर गांधी सवाल, सिर्फ सवाल। मैं अकेला था, आप न, मैं अकेला। जबकि आप पाकिस्तान के संस्थापक, राष्ट्र के मुखिया, मुस्लिम लीग के मुखिया। हाँ मिस्टर गांधी, आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आप जो चाहते थे सब कुछ मिल गया आपको, एक चीज मिली आपको, तो क्या आप खुशी खुशी मरे? बहुत दर्द हुआ मरते वक्त। हे राम, बहुत दर्द खाओ मिस्टर गांधी, बहुत दर्द।
बीच कम से कम 2 समानताएं तो थी। एक तो हम गुजराती बोल रहे थे और दूसरा दोनों ही आखिरी दिनों में दर्द से तड़प रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर गांधी। मैं आपके ख्यालात से इत्तेफाक करता था, मगर न जाने कहां चूक हो गई। महात्मा जी, ओ महात्मा जी। कौन है? मैं जानता हूं, आ जाओ। नमस्ते महात्मा। आओ आओ गौर से, नाथूराम गौर से, मुझसे सर्वाधिक नफरत करने वाली शख्सियत। कहो महात्मा जी, कैसे बुलाया? मैंने तो हमेशा आपसे नफरत ही की है, आज भी कर रहा हूं। तो क्या हुआ, आज तो बात कर ही सकते हैं। मगर मैं नहीं करना चाहता। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं। तुमने साहस ही किया कि अपना अपराध कबूल किया। अपराध? आपकी सोच ही गलत है। मैंने आपको मार के कोई अपराध नहीं किया। क्यों कायदे आज़म, उन्होंने जुर्म कबूल किया ना। कोर्ट में तुमने एक बार जुर्म किया था। तुमने कहा गोलियां मैंने खुद चलाई। हाँ, मैंने कहा था कि मैंने गोलियां चलाई। कोर्ट में मैंने यही बयान दिया था कि मैंने इन पे गोलियां चलाई। मेरा उद्देश्य इनका वध करना था। तुम मेरी हत्या को अपराध नहीं मानते? नहीं। क्यों? मेरा उद्देश्य महान था। क्या? आप हिंदुओं के शत्रु, सबसे बड़े शत्रु। इस देश को, हिंदुओं को आपसे बहुत बड़ी हानि। मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक तो क्या सैकड़ों का वध कर सकता हूं। मैं आज भी विचार को गोली से नहीं, विचार से समाप्त करने में विश्वास रखता हूं। मैं आपके विचारों को तो नहीं मार सकता, पर जो कर सकता था वो किया। मिस्टर गांधी को गोली मारने के बाद तो वहीं क्यों खड़े रहे? इसके 3 कारण थे। मैं वहां से भाग जाता तो इसका अर्थ यह लगाया जाता कि मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। दूसरा, मैं पिस्तौल फेंक देता तो इसका अर्थ यह लगाया जाता कि मैंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया। और तीसरा तो तुम्हारी नजर में बहुत ही ज्यादा। हाँ, मैं भूल से भी किसी को आघात नहीं पहुंचाना चाहता था। 21 जनवरी को जब मदन लाल ने प्रार्थना सभा में बम विस्फोट किया, इसी कारण वो कार्य नहीं हो सका जो 30 जनवरी को हुआ। मैं गांधी वध के किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार था, पर इन 3 आरोपों से बचना चाहता। हाँ, कोर्ट में तुमने मृत्यु दंड से बचने के लिए कोई याचना नहीं की। अच्छा, तो तुमने गोली मारने से पहले अभिवादन क्यों किया? मैं आपके जन जागृति के लिए किए गए प्रयासों से अनभिज्ञ नहीं था। जो आपने देश की सेवा की, त्याग किया, उसके लिए अभिवादन किया। ओह, बहुत खूब। तुम इसे नहीं समझ सकते मिस्टर जिन्ना। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात अगर किसी ने अपमानित किया तो पाकिस्तान ने और तुमने। बकवास कर रहे हो तुम। सोच समझ में क्या कहा था तुमने? हिंदुओं का एक नेता मारा गया जिस गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा हमेशा हिंदुओं का दबाए रखा, वो हिंदू नेता हो गया। और तो और इनकी अस्थियां विसर्जन की बात आई तो पाकिस्तान ने सिंधु नदी में इनकी अस्थियां विसर्जन करने की सहमति नहीं दी। वो अस्थियां थी मिस्टर जिन्ना, कोई युद्ध पोत नहीं, आवाम की भावनाओं की बात थी। भावनाएं सिर्फ पाकिस्तानियों के पास थी, हिंदुस्तानियों के पास नहीं। संवेदनाएं मुझ में कम नहीं थी मिस्टर जिन्ना। अपनी मातृभूमि के प्रति संवेदनाओं ने मुझसे गांधी वध करवाया। संवेदनाओं की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा। नहीं महात्मा, 3 जून 1949 को मैंने स्वयं आपके सुपुत्र श्री रामदास गांधी को अपने पत्र में लिखा, आपके पिता की मेरे हाथों में निधन से जो आपको पीड़ा हुई है, मैं उसके लिए आंतरिक खेद व्यक्त करता हूं।
इस पर आपके सुपुत्र ने कहा, आपके वक्त का कारण राजनीतिक और केवल राजनीतिक था। मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई आंतरिक पीड़ा पहुंची तो मैं अब भी तुमसे माफी मांग सकता हूं। पीड़ा तो बहुत ऊंचाई है आप। शेक्सपियर ने कहा है, खाओ के पास जीत होती तो अपनी पीड़ा चीख चीख कर है। आपने तो सदैव इन लोगों का तुष्टीकरण किया। हाँ, मैं इस मौके पर सरदार पटेल की तारीफ करना चाहता हूं, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम की नाक रगड़ दी। हिंदुओं का सर उस दिन गर्व से ऊंचा। अच्छा, तुम मुझे एक बात समझा दो, हिंदू से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे वेद पुराण और उपनिषद में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। महात्मा जी, हिंदू शब्द बहुत प्राचीन है। वैदिक धर्म और उनकी शाखाओं पर विश्वास करने वाले को मैं हिंदू मानता हूं। मिस्टर जिन्ना, आपके क्या विचार हैं? मैं तुम लोगों की बहस में नहीं उलझना चाहता। मेरे पाकिस्तान कोई बात से कोई लेना देना नहीं था और ना अब है। मगर अलग तो आप ही रहते मुसलमानों को लेकर। देश के बंटवारे में जितने अपराधी ये तथाकथित महात्मा है, उतने तुम भी मिस्टर जिन्ना। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मिस्टर गांधी ने बुलाया है। उनसे बहस करो, मुझसे नहीं। चलो बंद करो ये बहस। हाँ, गॉड से मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या तुमने हिंदुस्तान को देखा भी था? क्या तुम प्रेम भी करते थे हिंदुस्तान से? प्राणों से अधिक नहीं गॉड से, ना तो तुमने हिंदुस्तान को देखा था और ना ही प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। मैंने अपना काम शुरू करने से पहले 1 साल तक देश को देखा, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं ना, वो एक पूरा संसार है गॉड से, तुम्हारी कल्पना से बहुत बड़ा। वाह महात्मा जी वाह! सैकड़ों सालों की गुलामी को आप प्रभु कृपा ही कहेंगे। आप और आप हमारे विरोधी, सिर्फ हमारे विरोधी। कैसे गॉड से? एक तो नहीं, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। सबसे बड़ा तो ये, आपने कहा था पाकिस्तान आपकी राष्ट्र बनेगा, फिर भी पाकिस्तान बनाने के लिए आपने अपनी सहमति दे दी। मैं पाकिस्तान बनाने का विरोध कर रहा था। तुम भी मुझे समझा दो। तुम्हारे गुरु सावरकर पाकिस्तान बनाने का विरोध क्यों कर रहे? उन्होंने तो खुद लिखा था कि मुसलमान और हिंदू 2 राष्ट्रीयताएं। ऐसे में तो उन्हें स्वागत करना चाहिए था पाकिस्तान बनाने का। आप मेरे गुरुजी पे आरोप लगा रहे हैं। सावरकर की लिखी किताब हिंदू राष्ट्र धर्म पढ़ो, तो जो उन्होंने कहा था वो भी सुनो। इतिहास का पहला पन्ना देखने को नहीं मिलता, आरंभ प्राय दूसरे पन्ने से ही होता है। और अगर आप पाकिस्तान बनाए जाने के लिए इतने ही विरोधी थे, तो 55 करोड़ दिए जाने के लिए आपने आमरण अनशन क्यों किया? हम पे कोई ऐसा नहीं किया गया था, वादा किया गया था हमसे। रघुकुल रीत सदा चली आई, यहाँ चाहे पर वचन न चाहे। ऐसे में मैं अपने वचन से कैसे मुकर जाता? सिद्धांतों की आड़ में आपने हमेशा ही लोगों का तुष्टीकरण किया, और इस तुष्टीकरण को आपने हिंदुस्तान की आम आवाम के खून में घोल दिया। आज भी तो यही हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जो मैंने किया, क्या वो केवल मुसलमानों के लिए था? जवाब दो गॉड से। चंपारण और अहमदाबाद के आंदोलन, असहयोग आंदोलन, वो सब क्या केवल मुसलमानों के लिए थे? जवाब दो गॉड से। जब हिंदू ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन में उतरे, तो क्या मैं उनका विरोधी था? विरोध के तौरों से प्यार और अखंड भारत से घृणा, यही जीवन दर्शन रहा है आपका महात्मा, यही जीवन दर्शन। तुम्हें समझाना व्यर्थ, मेरा आपकी मत। विचार को गोली से नहीं, विचार से ही मारा जा सकता है। क्यों कायदे आज़म? आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर गांधी।
आपसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप बात करने को तैयार ही नहीं थे। मैं मजबूर था अपनी कौम के लिए। मैं अहिंसा को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तो तुम्हें भी माफ किया। आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है मिस्टर गांधी। मैं तो एकदम सपाट और सरल हूं कायदे से। नाथूराम ने मुझे इसलिए गोली मारी क्योंकि मैं हिंदू विरोधी। आप मुझसे इसलिए अलग हो गए क्योंकि मैं मुसलमान विरोधी। तुम दोनों ही बता दो गलती कहाँ हो गई। मैं तो आपसे मिलना ही नहीं चाहता था। मैं अपने विचारों पे अब भी अड़ी हूं। आप हमारे विरोधी, सिर्फ हमारे विरोधी। चलता हूं। कांग्रेस मेरी बात नहीं मान रही। उन्हें मेरे उसूलों में कोई श्रद्धा ही नजर नहीं आ रही। और मैं उस संस्था का सदस्य कैसे रह सकता? जो सत्य और अहिंसा भी आए हैं, सरदार भी साथ में। ऐसा अजब सहयोग है, तीनों एक ही वक्त पर आए। क्या बात है बापू, आज कैसे बुलाया? वतन के मफाद की अब क्या बात रह गई? आजादी को 75 साल हो गए हैं, देश तो चल ही रहा है। आप तो शासन संभालने पर हम सबसे नाराज हो गए थे, फिर आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अगर उस वक्त तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती। कैसे जवाहर, गुलाब के फूल से मोह नहीं छूटा अभी तक तुम्हारा। पुरानी आदतें कहाँ छूट पाती है बापू। हाँ ठीक कह रहे हो। वैसे भी तुम तो खानदानी रईस थे। पता नहीं कौन सी घटना ने आजादी की लड़ाई की ओर धकेल दिया। दिल की आवाज ने। दिल के तो तुम अच्छे ही थे। ऐसे सरदार, अब कुछ गुस्सा कम हुआ है नहीं? क्रोध तो अभी आता है बाबू, पर पहले जैसा नहीं रहा। पता नहीं क्यों। तभी तो कहते हैं उम्र के साथ कभी भी आती है सरदार। आपकी बातों का तो कभी जवाब था ही नहीं मेरे पास। और मौलाना, आपकी दाढ़ी तो मैंने कभी पूरी तरह सफेद देखी ही नहीं। और बापू, आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं है। हाँ, इसी विनोद ने तो मुझे कठिनतम परिस्थितियों में साहस दिया। मुझे मालूम है बापू, आपने कितना सहन किया, बर्दाश्त किया, अपने जज्बातों को दबाए रखा। पता है तुम्हें, एक बार कभी किसी ने मुझसे पूछा, आपकी राय में विनोद का स्थान कितना है? मैंने कहा, आप तो मुझे महात्मा कहते हैं। अगर जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कदम कदम पर निराश होना पड़ा, ऐसे में उस वक्त मुझ में विरोध ना होता तो मैंने कब की आत्महत्या कर ली होती। आपने तो अपनी कुटिया में दार्शनिक का बेशकीमती वक्त के टांग रखा था बापू। उस पर लिखा था, जब आपका पक्ष सही है तो मिजाज खोने की जरूरत नहीं है। और जब आपका पक्ष सही नहीं है तब आप मिजाज होने का खतरा मोल नहीं ले सकते। अब तो मुझे उस दार्शनिक का नाम भी याद नहीं रहा, पर बात तो सही थी। हाँ बापू। तुम लोग भी बैठ जाओ, बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। मेरे विचारों से असहमति रखने का पूरा हक था तुम लोगों को, मगर साहस नहीं था मेरे सामने कहने का। तुमसे अच्छा तो कहा काले जिन्होंने साफ साफ कह दिया था मेरे ऊपर। क्या क्या कह दिया था? चलो कोई तो था बापू जो आपके सामने बोला, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा। काका ने कहा, आपकी अहिंसा पर अभी तक मेरा पूरी तरह विश्वास नहीं जमा। वे नहीं मानते थे कि अहिंसा स्वराज दिलाएगी। ऐसा कहा आपको? हम तो कभी आपके सामने बोल
ही नहीं पाए। तो आपने क्या कहा उनको? अभी तो उनकी पूरी बात सुनो। काका ने कहा स्वराज मुझे सबसे प्यारा है, उसके लिए मैं हिंसा करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। बाद में चाणक्य की तरह प्रायश्चित कर लूंगा। ऐसे में आप मुझे अपने आश्रम में कैसे ले सकेंगे? आपका क्या जवाब था? मैंने कहा जो विचार आपके वही तो सारी दुनिया के। सही कह रहे हैं आप। अहिंसा के रास्ते स्वराज पर सबने हमारी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। मगर मैंने कहा मैं आपको आश्रम में न लूं तो किसे? बहुमत तो आप जैसों की ही है। मैं तो सुधारक हूं, अल्पमत में हूं। मेरे पास थे सुधारक माना। हमने तो माना। दिल से माना। हमेशा आपको तरजीह दी। अहिंसा के रास्ते पर चलने में तुम लोग भी भटके। सुभाष बाबू से मैं क्यों अलग हुआ? ये सत्य के लिए आग्रह था सुभाष बाबू का, मगर उन लोगों को कम दिखाई दिया जो मेरे और उनके मतभेद के वक्त में हम समझ ही नहीं पाए। मैं उसके विचारों से सहमत था, मगर हिंसा का समर्थक नहीं था। ना आज हूं और ना कभी रहूंगा। वो सब तो हो चुका। पर हमें आज क्यों बुलाया है? उसके लिए बातचीत करें बापू। कहिए बापू, हमें क्यों बुलाया? कुछ कहना चाहता था, अगर तुम लोग सुनो तो। चिंतन का वक्त आ गया जो पहले न कर सके, आज उस पर बात तो कर ही सकते हैं। उन सब बातों का क्या फायदा बापू? देखो ये सब लोग जो बैठे हैं, इन्हें तो पता चले कि गलती कहाँ हुई। फैसला इन पर छोड़ देते हैं। आप अगर महसूस करते हैं कि ऐसा करना ठीक है तो जैसी आपकी मर्जी। मैंने तो कभी आपकी मुखालफत नहीं की। नहीं मौलाना, तुम्हें तो मैं कभी माफ कर ही नहीं सकता। मैंने तो हमेशा आपसे इत्तेफाक ही रखा है बापू। बापू को बोलने दो मौलाना। आप कहिए बापू। जब कांग्रेस सत्य को अस्वीकार कर रही थी, तब वो एक तरह से झूठ को स्वीकार कर रही थी। ये बात मैं पूरी तरह तब समझा जब तुम तक ने मुझसे झूठ बोला। नहीं बापू। मौलाना, तुम्हें अपनी राय रखने का हक था। कांग्रेस में जवाहर तक की मुझसे कई बातों में मुख्तलिफ राय रही। ऐसे में कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना भी अपनी अलग राय रख ही सकते थे। मैं कुछ समझा नहीं। मौलाना, तुमने मुझसे ही नहीं अपने कांग्रेस साथियों से भी छिपाकर ब्रिटिश सरकार और कैबिनेट मिशन को चिट्ठी लिखी। ऐसा करने की क्या जरूरत आ पड़ी? जवाब दीजिए मौलाना। बापू कुछ पूछ रहे हैं। मुझे तो शुरू से ही कैबिनेट मिशन के उस फॉर्मूले से बंटवारे की गंध आ रही। तुम उस पत्र के बारे में अपने साथियों को तो बताते। उस वक्त मुझे वैसा करना मुनासिब लगा था। मैंने पूछा तो तुमने ऐसे किसी पत्र की बात को पूरी दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ही साथी मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। मौलाना, जब मैं तुमसे पूछ रहा था उस वक्त वो चिट्ठी मेरे पास थी। पर बापू, उस खत वाली बात को मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था। फिर जैसा आपने कहा मुख्तलिफ राय रखने का हक तो मुझे भी था। मैं इनकार नहीं कर रहा। सबके अपने विचार होते हैं। खालिद करके हो सकते, तुम्हारे क्यों नहीं? तो फिर आप मेरे से ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? बात सिर्फ मुझसे चिट्ठी छुपाने के बारे में नहीं थी मौलाना। मेरा मिशन तो सत्य और अहिंसा पर टिका था और मेरे ही साथी कि मेरी ही नींव को खोखला कर रहे थे। हाँ याद आया, आपने मुझे भी बताया था। मगर तुम्हें भी कुछ खास तकलीफ नहीं हुई थी उस वक्त जवाब। याद है सरदार, तुम युद्ध में सरकार का साथ देना चाहते कुछ शर्तों पर। आप ठीक कह रहे हैं। मगर मैंने उस वक्त भी इस बात को ठीक नहीं माना था। अहिंसा अपनाने वाले युद्ध में साथ कैसे? वक्त का यही तकाजा था। ये सोच तुम्हारी, मेरी नहीं। मगर अंग्रेजों ने तुम्हारी कार्य समिति की बात नहीं मानी। पर बापू, हमने स्वीकार किया था ना कि वो हमारी भूल थी।
और तुम्हें तुम्हारी ही कही बात याद है? तुमने कहा था हमारे जीवन काल में आइंदा ऐसी भूल कभी नहीं होगी। उस समय हम सबने अपनी गलती स्वीकार की थी बापू। दिल से मलाल था हम सबको। दिल से नहीं मौलाना। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तुम लोग कहाँ राजी? हमें उस समय ये लगा था कि आंदोलन अंग्रेज सरकार को कमजोर करेगा। संघ के वक्त ये मुनासिब नहीं था बापू। यही वजह थी कि हम इनकार कर रहे थे। मगर जनता आंदोलन के लिए तैयार थी। वही ठीक वक्त था आंदोलन का। पर आखिरकार बात तो मैंने आपकी। क्या हम साथ नहीं थे भारत छोड़ो आंदोलन में? हम थे दिल से साथ हैं आपके। डर के कारण साथ दिया मेरा, क्योंकि मैंने कह दिया कि मैं व्यक्तिगत स्तर पर जनता का आह्वान करूंगा। ऐसे में तुम्हारी पकड़ ही खत्म हो जाती जनता पर। बस यही एक वजह थी आंदोलन में मेरा साथ देने। वो आंदोलन तो सफल ही रहा था। हम भी जेल में ही थे आपके साथ। हम सब ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी। हाँ, मगर जनता ने बता दिया कि स्वराज की कितनी तड़प थी उनमें। हम सब अंदर आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के चला। कुछ तोड़ फोड़ जरूर वो भी नहीं होती यदि हम सबको एक साथ गिरफ्तार न कर होता। पर मानव हिंसा तो नहीं हुई। ये भी तो कम बेहतर बात आती। मगर तुम लोग तो फिर भटक गए ना, खासकर जवाहर तुम और सरदार। तुम दोनों ने साथ दिया होता तो आज ये दिन नहीं देख। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई थी उसे रोकने के लिए। और क्या रोक पाए? हमारी कोशिशों में कहाँ कमी थी? आप ही बताइए, मैंने किस गुरुद्वारे में मत्था नहीं टेका, किस मंदिर की चौखट को नहीं चूमा, किस मस्जिद में सजदा नहीं किया। हुआ तो वही जो मैंने कहा। आजादी के बाद की हिंसा ने मुझे भीतर तक तोड़ कर रख दिया। आजादी के बाद हमें कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। कांग्रेस खुला मंच था जहां सभी का स्वागत है। मैंने कहा आजादी मिल गई है, अब मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। तब क्या करते? एक विचारधारा के लोग एक राजनीतिक पार्टी में होते हैं जवाहर, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं था। ये सूरत हाल तो हर पार्टी, हर सियासी तहरीक में होती है। हाथ तक की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। भूल रहे हो मौलाना, श्रम करते वक्त हो जाती। लोग चाह रहे थे पार्टी बने, मगर हमारा लक्ष्य तो देश निर्माण होना चाहिए था। सियासत में रहकर भी हम देश का निर्माण ही कर रहे थे। और हम नहीं करते तो शासन कौन करता? बस यही तो बात। तुम लोग शासन करना चाहते थे, मगर मुल्क की आवाम हमारे साथ थी। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार चलाने के लिए नहीं, उन पर हुकूमत करने के लिए नहीं। हुकूमत में रहकर भी हमने आवाम की खिदमत की। सरकार हुकूमत करती है मौलाना, सेवा नहीं। हमने पॉलिसीज बनाई, हमने कमीशन बनाया और हम इन सब के लिए कमिटेड थे। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी उदारवादी औद्योगिकरण की नीति ने गांव के भोले भाले किसानों को शहर का मजदूर बना दिया। तुम लोगों ने पत्तों से जड़ की ओर देखा और मैंने जड़ से पत्तों की ओर। आजादी के बाद हमें देश को जनता को सौंप देना चाहिए। मुझे लगता है तुमने इससे बड़ी भूल कोई नहीं की। सोचना जो मैंने कहा, फैसला तो सामने बैठे लोग ही करेंगे।
हाँ, एक सलाह है, नेक सलाह। पिछले अगले जन्म में जो गलतियां की थी वो आगे मत करना। कौन सी गलतियां बात? अब एक हो तो बताऊं, बहुत सी हैं। कुछ हैं जो बता देती हूँ। बताओ। पहली बात तो मैं खुद से ही शुरू करूं। तुमने मेरे साथ न्याय किया। कैसे नहीं किया? एक पति होने के नाते पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर तुम कभी सजग थे ही नहीं। तेरे सेवा के कारण समय ही नहीं मिल पाया। मगर मैंने भी दर दर की ठोकरें तुम्हारे साथ खाकर दुखी उठाया। मैं गलती मानता हूँ। मुझे ही क्या, बहुतों के साथ ऐसा ही किया। किसके साथ? किसका नाम गिनाऊं? मीरा बहन, क्या पाया उसने तुम्हारा साथ देकर? मगर वो अपनी मर्जी से इस रास्ते पर चली। सही कहा। तुमने हर उस आदमी को सताया जिसने तुम्हारे साथ निष्ठा की। किसको? किसका नाम लो? सुशीला बहन, मनु बहन। मगर उन सब में उनकी सहमति थी बात। उनकी सहमति असहमति मायने नहीं रखती महात्मा। जो गलत है वो गलत है। और पटेल साहब, उनके तो गुस्से का सीमा ही ना थी। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि तुमने हमें अग्नि कुंड में धकेल दिया। ये सब बातें मैं ही कह सकती हूँ तुम्हें, कोई और नहीं कहेगा। कहेगा तो सिर्फ महात्मा या बापू। हर व्यक्ति में मानवीय कमजोरियां होती, उसमें भी। मगर आगे के लिए ख्याल रखूंगा। बस इतना ही कहना था। आज जो तुम ये शिकायतें कर रही हो, वैसी पहले कभी नहीं। पहले तो तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। अच्छा कभी चलो, गलत नहीं कहा। जब लोगों का मुझसे मोह छूटा, तुम ही तो थी बात जिसने उनको जोड़ा। चलती हूँ। चलो, कुछ देर और रुक जाती। क्या करूँ यहाँ रुककर? तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? हाँ, ठीक कह रही हो तुम। आज कई लोगों से मिलने की इच्छा हुई तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं। ये बापू कैसे बुलाया? हमने तो सोचा भी नहीं कि आप हमें अब याद करेंगे इतने सालों बाद। तुम दोनों को कैसे भूल सकता? तुम ही तो वो लोग जिन्होंने जीवन भर मेरा साथ दिया, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। हम तो आपके बताए रास्ते पर ही चलते रहे थे बापू। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। जब मेरे अपनों तक ने मुझे सुनना बंद कर दिया था, तब भी तुम
वैसा नहीं है बिहारी। मैंने उस वक्त भी उन सारी बातों को अपनाया जो मुझे ठीक लगी। मैं सुभाष बाबू की आजादी की जज्बे की कदर कर रहा था, भगत सिंह को भी गलत नहीं मान रहा। भगत सिंह के विचारों से तो मैं भी बहुत प्रभावित था बापू, और बिहारी भी। उसके विचार भी आप ही के समान थे। मैंने तो कभी मार्क्स को भी गलत नहीं माना, मगर आज तो मार्क्सवादियों के हाथों से भी उनके राज्य जाते रहे। तुम्हारा सोचना ठीक है राहुल, मगर एक बात है, राज्यों की सरकारें चले जाने से विचार नहीं मर जाते। सरदार के सुख ने जवाहर मौलाना या सरदार से गलतियां करवाई, वही उन्होंने की। सरदार की शराब का नशा विचारों को धो देता। मार्क्स के विचार तो आज भी सही, अगर अपनाने वाले ही पथभ्रष्ट हो जाए तो कोई क्या करे। भगत सिंह ने उस समय कितना सही कहा था बापू, जब चारों ओर दंगे भड़क उठे थे। लोगों ने एक दूसरे को इसलिए नहीं मारा कि फला व्यक्ति दोषी है, लोग बस एक दूसरे को इसलिए मारे थे कि वह मुसलमान है, सिख है, हिंदू है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए कहा, तो इसी तरह किसी का मुसलमान होना उसके मारे जाने के लिए पर्याप्त था। एक माँ के सामने उसके बेटे को मार डाला गया, एक पत्नी के सामने उसके पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लूटपाट, दंगे, हर तरफ अविश्वास का जहर बो दिया गया था। चारों तरफ नफरत की आग फैल चुकी। इस आग ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। लोग अपने ही घरों में असुरक्षित हो गए। आज के हालात में लोगों को लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। कहीं तो किसी भी धर्म, जाति, रंग या देश का हो, अधिकार एक ही है। तो आज ठीक वैसे ही बोल रहे हैं जैसे किसी वक्त में भगत सिंह बोला करता था। हम हरिजन उद्धार की बात कर रहे थे, तब भगत सिंह भी वैसी ही सोच रखता था। और भी लोग जो ऐसे ही विचार रखते, जब तुम किसी व्यक्ति को पानी देने से भी इनकार करते थे, जब तुम उन्हें स्कूल में भी नहीं पढ़ने थे, तो तुम्हें क्या हक कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। छोड़ो, मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया कि वर्तमान हालात बिगड़ चुके हैं। हमें एक बार फिर एकजुट होना होगा। मैं अब सिर्फ और सिर्फ तुम जैसों पर यकीन कर सकता हूं जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जब चाहे हमें याद कर ले बाबू, हम आपको आपके आसपास ही दिखाई देंगे। हाँ, मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, उन सब की जिन्हें सत्ता की भूख नहीं, शासन नहीं करना चाहते। बाहर मौलाना या सरदार है, अब कोई भूल नहीं होने। जिन्होंने मंच पर एक काम किया। संगीत संचालन गजेंद्र सिंह में मंच पर बोला है। मेकअप अर्थात रूप सज्जा, लाइट पर से विशाल खत्री, मंच पर जिन्होंने अपना अभिनय आपने दिखाया। बिहारी की भूमिका में रोहित वाल्मीकि,
कस्तूरबा का किरदार निभाया पूनम चौधरी ने। सरदार पटेल और रामानुज की भूमिका में थे अनिल बांद्रा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के रूप में आपने देखा अक्षय सियालकर। पंडित नेहरू की भूमिका निभाई रवि राज भाटी ने। गॉडसे के किरदार में थे नवेद भाटी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उत्तम सिंह और केंद्रीय पात्र गांधी को जिया है जय खत्री। मैं वयोवृद्ध रंगकर्मी और फिल्म जगत से जुड़े श्री DM व्यास साहब से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया मंच पर पधारें और आज की इस टीम को, जिनके निर्देशक, जिनकी परिकल्पना और निर्देशन सुरेश हिंदुस्तानी ने किया, तबीयत खराब होने के कारण वो हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन इस पूरी टीम ने जिस तरह से काम किया उनको भूखे बैठ करके इनका अभिनंदन करें। श्री DM व्यास प्रशिक्षक, इनके प्रतिनिधि के रूप में उत्तम सिंह यहाँ मौजूद हैं। निवेदन उत्तम सिंह ये बुके प्राप्त श्री DM व्यास। ओम शिवपुरी नाट्य समारोह के चौथे दिन कल शनिवार की शाम इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी जयपुर के अभिषेक मुद्गल निर्देशित नाटक महारथी के साथ। शुभ रात्रि। हाँ आ जाओ सॉरी।